बेटा अब आपके नए टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब प्रॉपर्टीज ये सारी आपने पढ़नी है जो यहाँ पर मैंने लिख दी है। ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। इससे मिलती जुलती आपने गैसेस में भी पढ़ी है। गैसेस के अंदर भी कुछ हद तक यही थी। अब यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आप गैसेस में पढ़ चुके हैं, वही आपके पास तकरीबन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ज़ाहिर है गैस डिफरेंट और लिक्विड डिफरेंट, उसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। लेकिन जो इन ये जो टर्म्स लिखी हैं इनकी मीनिंग्स या इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सेम हैं। फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन, ये भी आप नया पढ़ रहे हैं, लेकिन एवेपोरेशन का मतलब क्या है? इवेपोरेट होना, फैल जाना, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना आपके एट सर्टेन टेम्परेचर। तो अभी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वेपर प्रेशर, ये गैसेस के अंदर वैसे आपने प्रेशर पढ़ा हुआ है। वेपर प्रेशर, वेपर क्या होते हैं? गैसेस को ही कहते हैं। वेपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये सारे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये है क्या। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट आप अपने पानी को बॉईल करते हैं। बॉईल का मतलब ये है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। तो जिस पॉइंट पे आपका पहला मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू गैस, उस टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि ये बॉईल हो रहा है, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट उसका उलट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, पानी जब आपका बर्फ में कन्वर्ट होगा, तो जिस पॉइंट पे पहला मॉलिक्यूल ऑफ दैट लिक्विड कन्वर्ट हो गया इनटू सॉलिड, उस टेम्परेचर पे आप कहेंगे फ्रीज हो रहा है। तो वो टेम्परेचर, वो पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन, आपने पढ़ रखा है गैसेस में क्या होता है कि आपके एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसी तरीके से डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। एक पानी का ग्लास लें, उसमें एक कतरा इंक का डाल दें, ब्लू कलर या ब्लैक कलर, थोड़ी देर बाद आपके जो ऊपर सरफेस पे आपने इंक डाली थी वो ऐसा ऐसा नीचे तक फैल जाएगी। तो ये आपकी डिफ्यूजन हो रही है लिक्विड के अंदर। मोबिलिटी आपने पढ़ रखी है। मोबिलिटी क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। तो गैसेस जिस तरह मोबिलिटी रखते हैं उसी तरह लिक्विड भी रखते हैं। और डेंसिटी भी आपने पढ़ रखा है गैसेस में। डेंसिटी क्या है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना आपके पास किलोग्राम या मास आ रहा है। तो हम एक फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब का एक बना लेते हैं कोई भी डब्बा, और उसके अंदर हम अमाउंट डाल के चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो आप बता देते हैं कि डेंसिटी क्या है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी बताता है। डेंसिटी ये भी बताता है कि आपके पास कितना, आपके कोई भी सब्सटेंस के अंदर एक सर्टेन फिक्स अमाउंट में, फिक्स वॉल्यूम में कितना मास आएगा। तो हर सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स है। पानी अगर प्योर है तो आप यहाँ पर इस जगह से उठाएं या दुनिया के किसी भी जगह से उठाएं, अगर प्योर है तो उसकी डेंसिटी दोनों तरफ सेम रहेगी। या कोई और लिक्विड उठा लें, आप पेट्रोल उठा लें, पेट्रोल अगर सही साफ सुथरा प्योर है और जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, तो चाहे आप इधर पाकिस्तान से डलवाएं या किसी और मुल्क से डलवाएं, पेट्रोल उसी डेंसिटी पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने वैसे, इनका बेसिक आइडिया आपको पता है। हम आज बात कर रहे हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या है? अभी मैंने बताया, आपके किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट अगर करना है इनटू गैसेस स्टेट, तो किसी भी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस, ये फिनोमेना हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी आपके कपड़े धो के सुखाती होंगी, तो आपके कपड़े जब धो के बाहर निकाले जाते हैं वॉशिंग मशीन से या किधर से भी, तो वो आपके उस वक्त कपड़े गीले होते हैं। आप उसे बाहर खुले एरिया में टांगते हैं, सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो आपके कपड़े जब सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद अब जितना भी पानी उसके अंदर था वो बाहर चले गया और आपके कपड़े अब खुश्क हो गए। फिर आप उसे कपड़े इस्त्री करके इधर इदारे में आ जाते हैं। तो आपने वो जो कपड़ों को धोने के बाद वो जो फिनोमिना ऑब्जर्व अगर कभी जिंदगी में किया, वैसे किया ही होगा, जिंदगी भर कपड़े पहनने हैं और पहनते आए हैं, तो आपके कपड़े धुले भी होंगे। ऐसा तो नहीं है रोजाना नए कपड़े मार्केट से उठा के चढ़ा के आ जाते हैं, धो के पहनते होंगे। तो जब धुलने के बाद आपके कपड़े सूख रहे होते हैं, तो पानी कपड़ों से जाता कहाँ है? वो पानी सीधा सीधा एटमॉस्फेयर में चले जाता है। वो जो एटमॉस्फेयर में स्केप आउट हो गए मॉलिक्यूल्स आपके इनटू गैसेस, ये जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल से ये सारे के सारे स्केप आउट हो गए इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एनवायरनमेंट। वो जिस भी टेम्परेचर पे स्केप आउट हुए, उस फिनोमिना को आप कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन गर्मियां जब होती हैं, गर्मियों में थोड़ी जल्दी हो जाती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पानी फिर भी इवेपोरेट हो जाता है।
तो आपकी जो इसकी प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन है वो ये, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ गैसेस फेज एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ जो जुमला है एट एनी टेम्परेचर वो मेंशन करना है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, या मैं ये कहूँ एट बॉइलिंग पॉइंट, ये फिनोमिना कहलाता है वेपोराइजेशन। वेपर्स कन्वर्ट होते हैं, तो वेपोराइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर होता है। कोई भी टेम्परेचर, अभी सर्दियां हैं 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो रहा है तो इसमें भी आपके पानी एवापोरेट हो जाता है, आसमान में हवा में चले जाता है। और वही गर्मियों में जब 35-40 के अराउंड टेम्परेचर होगा या उससे भी ज्यादा कभी होता है, तब भी पानी एटमॉस्फेयर में चले जाता है। लेकिन आपकी जो देचकी के अंदर पानी गर्म करने रखते हैं वो पानी एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा। आपने गिलास में पानी भरा, रात भर पानी पड़ा रहा, बेशक वो आप पी नहीं सकते, अब पानी अब आपका खराब हो चुका है, लेकिन वो जो पानी आपने रखा था उसका तो वॉल्यूम खत्म नहीं हुआ, और आपके कपड़ों में उससे ज्यादा ही पानी होता है। आप बेशक कपड़ों को कितना ही निचोड़ लें, अगर फिर भी उसमें से पानी निकालें तो एटलीस्ट आधा गिलास तो अभी और भी निकल सकता होगा। तो यहाँ पर पानी वही आधा गिलास पूरा आपका एटमॉस्फेयर में नहीं गया, लेकिन वो आधा गिलास पानी कपड़ों से फौरन निकल गया। तो ये आपका जो फिनोमेना है ये कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक है, अब आपकी किताब पे आ रहे हैं। डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है प्रॉपर तरीके से, किताब के अंदर ये चीज वैसे लिखी है लेकिन नोट्स के अंदर ये चीज मिसिंग है। प्रोसेस है लिक्विड का कन्वर्ट होना इनटू गैसेस स्टेट, लेकिन एट एनी टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन आपके पास अब दो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, आपने अभी पढ़े नहीं है, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर उसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो दो टाइप का होगा, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें आपको हीट मिलती है, माचिस की तीली जलाएं, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन हुआ है, बदले में जो आग निकल रही है और आपको उस आग की वजह से गर्माहट मिल रही है, वो जो हीट आपको मिल रही है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो कोई भी रिएक्शन के बाद अगर आपको हीट एनर्जी मिल रही है तो ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक। और कोई भी रिएक्शन है जिसमें हीट आपको एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल खाना पकाना है, खाना पका रहे हैं, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसको पकाने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। कोई भी रिएक्शन जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसे आप कहेंगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो आपकी इवेपोरेशन है वो क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब भी तो हो रही है। आपकी हीट एब्जॉर्ब होने के बाद ही तो मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में गया है। इसकी मिसाल यूं समझें, थोड़ा डिटेल में आप पढ़ा रहा हूँ। ये आपके पास बर्तन है, पानी भर के रखा हुआ है आपने, जाहिर है ये जो पानी भर के रखा है इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से मैं और नहीं बनाऊंगा, एक और तीसरी लेयर बस बनाऊंगा, वो भी थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके पास जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो कम है। ये जो बीच में मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने भी पकड़ के रखा हुआ है, नीचे वाले ने भी पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है इसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा सिवाय नीचे वाले ने। तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल तीन दोस्त हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, और तीनों ने अपना हाथ बहुत कस के टाइटली पकड़ा हुआ है, रोड क्रॉस करना नहीं आती है, लेकिन जो कोने वाले बेचारे हैं उनको डर लगता रहता है, और पीछे से कुत्ता भागते हुए आ गया तो क्या होगा, तो फिर आप हाथ वाथ छोड़ के फौरन अपनी जगह से बाहर भागेंगे। भाड़ में गया जो आपका हाथ पकड़ा हुआ था इंसान, और जिसको जो करीब जगह नजर आएगी सेफेस्ट प्लेस, आप वहां पर जाके कूद जाएंगे। वही काम ये मॉलिक्यूल भी कर रहा है। इसको सबसे अच्छी जगह नजर जो आ रही है, जरा यहाँ तो फंस के बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर सारी फैमिली मिलके जा रही है, रिश्तेदार भी आ गए कहीं से, वो उनको भी बिठा दिया। अब आपको जगह तंग पड़ रही है, आप क्या करेंगे, उस जगह पर उस गाड़ी में जाएंगे जहां पर जगह हो। आपने क्या किया, ये जगह तंग थी, कोई बात नहीं, इधर से बाहर निकलो और जो खाली जगह है वहां पर चले जाओ। तो ये जो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोशिश करेंगे बाहर भागना, क्योंकि इनको जगह मिली हुई है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। इस वक्त ये जो आपका मैं पेन पकड़ा हूँ, ये जो बोर्ड है या कोई भी चीज सॉलिड उठा लें,
इन दिस टेम्परेचर उनके अंदर ये चुल नहीं मची हुई, उनके पीछे कुत्ते नहीं भाग रहे, उनके पीछे कोई मसला नहीं है, वो अपनी जगह पर खुश हैं। बाकी लोगों ने, बाकी मॉलिक्यूल्स ने उनको पकड़ के रखा है, वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ की नेचर होती है, कुछ के अंदर चुल मची हुई होती है, जैसे कि आपके लिक्विड्स, उनके अंदर मसला क्या है, इनको स्केप आउट करना है, इनको यहाँ से बाहर भागना है। तो क्या होगा, जो सरफेस पे, सतह पे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सबसे पहले बाहर भागेंगे, वो अपनी जगह छोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ये जो फिनोमिना है, ये हो रहा है एट एनी टेम्परेचर। लेकिन एट एनी टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है, बाहर जो इस वक्त आपका टेम्परेचर होगा, इस वक्त आपका जो भी टेम्परेचर हो, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, पानी का टेम्परेचर कभी भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। इस वक्त आपके समंदर का टेम्परेचर कुछ और होगा और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ और होगा। गर्मियों में लोग समंदर के किनारे इसलिए जाते हैं, वो समंदर ठंडा होता है, बाहर धूप की वजह से गर्मी होती है। अभी भी अगर जाएंगे एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपको समंदर गर्म मिलेगा और बाहर जो टेम्परेचर है वो ठंडा मिलेगा। पानी का या किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर पानी ठंडा है, ये बाहर से टेम्परेचर यानी कि हीट एब्जॉर्ब करेगा। और क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कौन मिला है, बाहर वाले मॉलिक्यूल्स, जिनको पहले ही भागना था। दूर से नजर आया कि आपके पास खाना फ्री में बट रहा है, तो सारे लोग भाग गए। बेचारे जो पीछे लाइन में लगे थे वो पीछे रह गए, वो बेचारे के बेचारे रह गए, वो आगे नहीं निकल सके। लेकिन जो सबसे आगे थे, उन्होंने दो दो लोगों के हिस्से का भी खाना ले लिया। तो मुफ्त में खाना मिल रहा था, पिज्जा बट रहा था, जाके आपने बटा हुआ चीज खा ली। एनीवेज, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि बाहर से हीट मिल रही है, तो जिसके पास फौरी हीट अवेलेबल होगी वही बाहर जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ये वाला कहेगा नहीं मैं अभी दिल चाह रहा है यहीं पे रहूंगा, अंदर वाले मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो। छुट्टी अगर अभी यहाँ क्लास में दूंगा, सबसे पहले जो आगे होगा वो बाहर भागेगा। ये थोड़ी कहेगा कि ठीक है मैं रात के 10 बजे चले जाऊंगा, 11 बजे चले जाऊंगा, आप चले जाओ मैं यहीं बैठा हूँ। जिसके पास जगह है वो फौरन निकलेगा। तो यहाँ पे आपके जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस के, ये बाहर निकल गए। और क्योंकि इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, इस वजह से निकले। और हीट एब्जॉर्ब करने के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब एग्जांपल्स पहले दे रहा हूँ, फिर उसके बाद किताब में आएंगे। एक एग्जांपल मैंने ये दे दी कि आपके पास ये बर्तन है, इसके अंदर कैसे बाहर निकलेंगे मॉलिक्यूल्स। दूसरी एग्जांपल आप ये ले लें कि, बल्कि वो भी दे दी है कि आप कपड़े सुखाते हैं तो उसमें भी पानी बाहर निकल जाता है। तीसरी एग्जांपल, आज आपने जाके एक काम ये करना है, एक जो खाने की प्लेट होती है, थोड़ी सी गहरी प्लेट हो, बिल्कुल आपकी गहरी ना हो, थोड़ी सी गहरी हो, उसमें आप अपने पानी के मॉलिक्यूल्स को रखें, पानी के मॉलिक्यूल्स में पानी डाल दें और ग्लास लें, उसके अंदर पानी डाल दें और उसको किसी ऊपर जगह पर, अगर घर पे छोटे बहन भाई या कोई छोटे बच्चे नहीं है फिर तो कहीं भी रख दें, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे किसी ऊंची जगह पे रखें ताकि सिर्फ आपका हाथ जाए। और फिर आप रात भर उसे पड़ा रहने दें और सुबह उठें। बाहर छत पे नहीं रखना है कि कबूतर आके पानी पी जाए, उसे कमरे में रखना है। कमरे में भी ऐसे रखना है कि आपके पास हवा आती जाती रहती हो। तो वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक मार्क भी लगा लें ग्लास के ऊपर कि इस पोजीशन पे आपने ग्लास को रखा था। लेट सपोज ये आपका ग्लास रैंडमली सा बना रहा हूं, आपने यहां तक पानी भरा, आप इस पॉइंट पे मार्क कर दें। जब आप कल यानी कि 8 से 10 घंटे बाद देखेंगे तो पानी का लेवल कम हो चुका होगा। वो जो पानी का लेवल कम हो चुका होगा, वजह उसकी ये थी कि वहां पर इवेपोरेशन हुई है। ऑल तो पानी बॉयल नहीं हुआ, लेकिन इवेपोरेशन हुई है। सिमिलरली जो प्लेट आप रखेंगे, लेट सपोज ये आपकी प्लेट थी, इसमें आपने पानी भरा, हो सकता है ये अच्छी खासी खत्म हो जाए। तो ये आपको दो एग्जांपल्स मैंने देके एक तरह से एक्टिविटी दी है। आपने मार्किंग करनी है, प्लेट लेनी है, उसमें भी पानी भरना है। तो प्लेट हो सकता है ऑलमोस्ट खाली हो जाए, ऑलमोस्ट सारा पानी इवेपोरेट हो जाए, रहेगा लेकिन ज्यादातर इवेपोरेट हो जाएगा। आपने वही पानी पहले या तो मेजर कर लें तो अंदाजा भी हो जाएगा कि आपके पास कितना एवेपोरेशन हुआ है। पता ये चलेगा कि जब ज्यादा खुला एरिया होता है, सरफेस ज्यादा मिलती है, तो आपका पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ले लें या सबसे अच्छी एक्टिविटी ये ले लें कि आज अपने घर की छत पे जाके जरा पानी गिराएं और वाइपर लगा दें।
तो आज तक आपने वाइपर घर का हो सकता है ना लगाया हो, आज अपने पढ़ने के लिए सीखने के लिए लगा के देख लें, तो आपको पता चलेगा जो पानी आपने बाल्टी में गिराया था वो पानी आप वापस बाल्टी में भर दें तो पता चलेगा कि आपका पानी क्योंकि छत पे वाइपर लगा के फैला दिया है तो हद हो गई, 1 घंटे में सूख जाएगा। वही बाल्टी के अंदर कई दिनों तक पानी पड़ा रहेगा। ये सिंपल सी बेसिक एक्टिविटीज हैं जो कि आप करते रहते हैं, ये सारा काम है। अब आ जाए अपने प्रॉपर लेक्चर पे, जो आपके नोट्स या किताब है उस पे। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी मैंने दे दी है। आपकी जो भी पानी होता है कपड़ों के अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है। इसके अलावा आपके लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जब कन्वर्जन होगी एट एनी टेम्परेचर, उसको हम वेपराइजेशन, इवेपोरेशन कहेंगे, वैसे वेपराइजेशन अलग है। तो लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू गैसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी इवेपोरेशन होती है। तो उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपको यहाँ पर बताया है कि फॉर एग्जांपल आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, चलें बेटा अब इधर वापस देख लें, नेट आपका बड़ा तंग कर रहा है, नेट भी और कैमरा दोनों। बहरहाल हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल्स या जो भी आपके लिक्विड हैं वो क्यों आपके गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड, लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान नहीं है। दूसरा, क्योंकि मूवमेंट इनके अंदर है तो कोलिजन भी कर रहे होते हैं। जब कोलिजन करते हैं तो ज़ाहिर है एनर्जी को ट्रांसफर भी करते हैं, और एनर्जी ज़ाहिर है ट्रांसफर का मतलब एक गेन करेगा तो दूसरा लूज करेगा। जिसके पास कम एनर्जी होगी वो दूसरे से लेके अपनी एनर्जी पूरी करेगा। तो बहरहाल कोलिजन भी हो रहा है। और ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल्स एक तो कंटिन्यूस मूवमेंट में, गैसेस और लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस मूवमेंट। और उस मूवमेंट की वजह से आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन सब में जिसकी भी सबसे ज्यादा होगी वो बाहर निकल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पीछे कहीं पढ़ा या नहीं, अब सीख लें। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको गर्मी ज्यादा लग रही होगी तो आप जल्दी चल के ठंडे इलाके में, ठंडी जगह पर जाना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों में अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप तलाश करेंगे कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको शेडो मिल जाए, छांव मिल जाए, बर्फ के नीचे जाएंगे, फौरन एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन सर्दियों में वही आपके अंदर जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। सर्दियों में आपको नींद ज्यादा आती होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जानवर जितने भी हाइबरनेट करते हैं गर्मियों में एक्टिव होते हैं, लेकिन सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट का मतलब कोई काम नहीं करते, सुस्त हो जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो आपके मूवमेंट करने की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तभी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा मूव करते हैं। और एक वक्त आता है टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर आपस में एक दूसरे से हो जाते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। यही सारी बातें आपको यहाँ पर भी बताई हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक मॉलिक्यूल की पकड़ के तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, सबका एवरेज निकाल लेते हैं। तो लेट सपोज हमने 10 मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, फिर अगले 10 को स्टडी किया, और उसके बाद एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, बजाय एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग स्टडी करें। तो ये जो सब मॉलिक्यूल्स की हम एवरेज निकालते हैं, हो सकता है जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकता है, क्या होता है ऐसे। और जो बिल्कुल बॉटम या नीचे होंगे उनकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी बहुत ज्यादा लो होगी। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत मिनिमम होती है नीचे और बहुत ज्यादा होती है टॉप पे जो होते हैं, तो जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही फासले पे है फ्रॉम गैसेस, वो गैस बनने के थोड़ा सा फासले पे। तो यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एक तो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मूवमेंट बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा मूवमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा बीच में फासला क्रिएट होगा। आप अभी इस वक्त एक लाइन में 4 बच्चे लेट सपोज बैठे हैं, अगर चारों ही हिलना शुरू कर दें एक वक्त आएगा चौथा बच्चा डेस्क से नीचे बाहर गिर चुका होगा। आपने क्या किया, फासला बढ़ा दिया। एक जगह पर आप लिफ्ट में फंस गए हैं, आप हिलना शुरू कर दें, बराबर वाला भी हिलेगा। जैसे ही लिफ्ट खुलेगी अच्छे खासे लोग लिफ्ट से बाहर निकल चुके होंगे।
तो ये आपने क्या किया, आपने स्पेस क्रिएट की है। स्पेस कैसे क्रिएट की? विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, जो आप मूव कर रहे थे। तो उसी तरीके से अगर ये ज्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। यही सारी बातें आपके यहाँ पर नोट्स के अंदर या किताब के अंदर बताई हुई हैं। तो बहरहाल जो स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल है, स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल को हम एवेपोरेशन कहते हैं। ये आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन है टेम्परेचर के, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। अब मैंने कहा एट एनी टेम्परेचर, लेकिन ये भी जुमला कहा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी इवेपोरेट होंगे। गर्मियों में ज्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियों में। वही अगर पानी आप चूल्हे पे रख दें, आजकल सर्दियां हैं, गीजर अगर नहीं चल रहा, गैस नहीं आ रही, तो क्या होगा, आप बर्तन में पानी भर के चूल्हे पे रख देंगे और फिर वो पानी आप अपने इस्तेमाल करेंगे मुंह हाथ धोने नहाने के लिए। तो आपने चूल्हे पे जो पानी रखा, बेसिकली क्या किया, उसको इजाफी टेम्परेचर देके इजाफी उसको एक्टिव किया और कोशिश की कि वो जल्दी गर्म हो। तो जब वो गर्म होगा, बॉईल होते हुए आपको दिखेगा, तो पता चलेगा कि आपके पानी में से धुआं निकल रहा है। वो बेसिकली धुआं नहीं है, वो वाटर वेपर्स हैं। तो वाटर वेपर्स जिसको आप धुआं कह रहे हैं, वो कैसे होगा, वो है बेसिकली लिक्विड ही, लेकिन कन्वर्ट हुआ हुआ इनटू गैसेस है। ये सारी चीजें। अब आपकी जो इवेपोरेशन है, इट इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये आप लोगों को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारी चीजें अभी मैंने डिटेल में पढ़ानी है। तो अभी हमने यहाँ तक आपके लेक्चर को रखा है। ये अभी आधा कंप्लीट हुआ है, एवेपोरेशन पूरा नहीं हुआ। तो आज के क्लास में मैंने आधा एवेपोरेशन पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके इसको एक दफ़ा दोबारा समराइज करूंगा और आगे के जो फैक्टर्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आप लोगों को इससे पहले मैं आपका इवेपोरेशन वाला पॉइंट डिस्कस करवा रहा था। इवेपोरेशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, ऑल्दो ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा दिया था। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वन बाय वन हमने डिस्कस करनी है रोजाना। ये सारी मैं बोर्ड पे लिखूंगा और जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इनको हम कवर करेंगे। सारी एक दिन में नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल जितना आपका एक दिन में हो जाए काम। बहरहाल इवेपोरेशन आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इवेपोरेशन क्या है, एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। इवेपोरेशन है सिंपल लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड को कन्वर्ट जब हम करते हैं इनटू गैसेस। अब वो खुद भी हो सकता है फिनोमिना, या हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किस बेसिस पे होता है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन करवाते हैं, वो सारी चीजें हम क्योंकि पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अब शॉर्टली उसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इवेपोरेशन आपके पास जब भी पानी कहीं गिर जाता है, फर्श पे गिरता है, हम उसे वाइपर से वाइप करते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है। और वही पानी जब आपका गिरा नहीं था, बाल्टी में था या किसी भी कंटेनर में था, ग्लास में, बॉटल में, जहां पर भी, तो जब वो उसके अंदर बंद था या वो खुला हुआ भी था, ग्लास में पानी भरे वो खुला छोड़ भी दें, तो पानी इतना ज्यादा नहीं इवेपोरेट होता। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था आपने ये प्रैक्टिस करके आनी है, एक एक्टिविटी करके आनी है। क्या आपने एक प्लेट के अंदर पानी रखना है और उतना ही पानी आप एक ग्लास के अंदर रखते हैं। तो ग्लास में पानी थोड़ा सा ही कम होगा, बिल्कुल बारीक सा, नजर ना आने के बराबर, लेकिन प्लेट में अच्छा खासा पानी इवेपरेट हो जाएगा। जिसने ऐसा किया होगा तो उसको समझ आ गया होगा, जिसने नहीं किया तो घर पे पोछा लगते हुए या घर पे वाइप होते हुए सबने देखा होगा। जब आपके फर्श को धोया जाता है आपके घर में, अगर आपकी वालदा ये काम करते हैं, आपके कोई घर पे सफाई वाले आते हैं, तो जो भी आपके घर को वाइप करते हैं, पोछा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, पानी बेसिकली स्प्रेड करते हैं। वो पानी अगले 5 से 10 मिनट के अंदर सारा का सारा सूख जाता है। वो सूखना इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। बहरहाल इवेपोरेशन ये है। अब होता कैसे है, इसके ऊपर भी हमारी बात डिटेल में हुई थी कि आपके पास एक, ये फॉर एग्जांपल बर्तन है, उसमें ये लिक्विड है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे के करीब होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू गैसेस बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि नीचे भी इसी तरीके से ये पूरी लाइन मॉलिक्यूल्स की चलती है, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके इर्द गिर्द तो चलें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने पढ़ रखा है, उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नीचे वाली लेयर्स पे तो है, लेकिन जो ऊपर वाली टॉप की लेयर है, उन मॉलिक्यूल्स के पास कम है फोर्सेस। और इन सब मॉलिक्यूल्स के पास अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके पास एनर्जी है, लेकिन हर किसी की एनर्जी बराबर नहीं है।
कुछ लोग ज्यादा दूर तक पैदल चल सकते हैं, कुछ लोग अगले 10 कदम चलने के बाद ही थक जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 मंजिलें आराम से चढ़ जाते हैं। कुछ हैं कि 2 मंजिलें चढ़ के उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी है। अगर मैं दौड़ लगाने को कहूँ तो लेट सपोज 10 लोग हैं, 10 के 10 एक ही स्पीड से नहीं भागेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो स्पीड से ताल्लुक रखती है। तो 10 लोग हैं, 10 के 10 को भागने को कहा जाए, 10 के 10 एक ही साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन सारे के सारे एक साथ एंड नहीं करेंगे। उसमें से एक एक या दो ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल आखिर तक एक ही स्पीड में जा रहे थे, दोनों फर्स्ट आ गए। कुछ लोग होंगे जो सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे इस तरह से आते रहेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे भागा ही नहीं जा रहा होगा, वो थोड़ा सा भागने के बाद थक चुके होंगे और उसके बाद फिर वो बैठ जाएंगे वहीं पे, या उनके मसल्स पुल हो जाएंगे। तो कुछ भी होगा, आपके सारे के सारे लोग जो भाग रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज सबके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे आप रिजल्ट जब आपका आता है या आप एग्जाम देने के बाद इंतजार करते हैं, तो हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, हर बच्चा पोजीशन होल्डर नहीं होता। लेकिन हम ऑन एवरेज कहते हैं कि लेट सपोज इस क्लास में सब बच्चों ने बोर्ड एग्जाम देना है, जब रिजल्ट आएगा तो ऑन एवरेज परसेंटेज हम निकालेंगे क्लास की, हो सकता है 70s 80s% हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सबकी 70s और 80s% है। इसका मतलब ये है कुछ 50s वाले भी होंगे, कुछ 60s% में भी होंगे, कुछ 90s में बैठे होंगे, ज्यादातर 80s में होंगे। तो ये एवरेज हम फिर निकालते हैं, उसे कहा जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, लेकिन एट द एंड इनको एनर्जी चाहिए ताकि वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपकी किताब में डायग्राम बनी हुई है एवेपोरेशन में और बॉइलिंग में फर्क बताया हुआ है कि आपके पास जो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाने से जब एनर्जी बढ़ेगी, तो जब एनर्जी बढ़ गई मॉलिक्यूल उस एनर्जी को लेके भाग जाएगा। आपके पीछे आप फॉर एग्जांपल कोई चीज लेके भाग रहे हैं और आपके अंदर एनर्जी कम हो गई, लेकिन अभी भी आपको भागना है। चले आप रेस लगा रहे हैं, कुछ लेके नहीं भाग रहे, लेके तो चोर भागते हैं। आप रेस लगा रहे हैं और आपके अंदर एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पीछे जो लोग भागते हुए आ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अब आपको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए। आपके पीछे मैं एक कुत्ता छोड़ देता हूँ या पागल सी जो भैंस होती है वो छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? अब आप डबल स्पीड से भी तेज भागना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पीछे एक पुश चाहिए, एक आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो चाहिए वो टेम्परेचर इन मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके लिए कुत्ता काम कर रहा था। तो आप भाग ही इसलिए रहे थे कि पीछे आपको कुत्ता लगा हुआ है, वो आपको काट ना ले। तो इसी तरीके से टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ताकि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े। पहले इनका दिल नहीं चाह रहा था लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने का, लेकिन अब इनको जबरदस्ती अगर आपने भेजना है तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और टेम्परेचर आपका जब बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा, अब अपनी डायग्राम पे आए। डायग्राम में जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो अपनी मर्जी से जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एवेपोरेशन उसको कहते हैं। लेकिन जब आप उनको जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, जबरदस्ती टेम्परेचर देंगे, पीछे जबरदस्ती आप जानवर छोड़ देंगे, तो अब यहाँ पर बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पानी बॉयल होते हुए सबने देखा है, और अगर आप में से कोई नालायक ऐसे है जिसने आज तक पानी बॉयल होते हुए नहीं देखा, तो बेटा जाके बॉयल होते हुए देख लें। गर्म पानी से नहाने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, गीजर लगा हुआ है, तो आप एक दफा गर्म कर लें, आपको बॉइलिंग प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। और फिर उस गर्म पानी को बाद में आप मुंह हाथ धो लेंगे, नहा भी लेंगे उससे। लेकिन बॉइलिंग आपके पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल को जबरदस्ती एनर्जी दी जा रही है और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। यही सेम प्रोसेस आपका होता है दूसरे फिनोमेना में, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। उधर भी हम जबरदस्ती एनर्जी देते हैं। बहरहाल ये सारा आपको समझ आ गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक जितनी नहीं होगी, लेकिन सबकी हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या है? सबकी आपने मिनिमम वैल्यू बता दी जो सबके पास होगी ही होगी। सबकी परसेंटेज अगर क्लास में कोई 90s में, कोई 80s में, कोई 70s में, कोई 60s में, सबको कहूंगा मेजोरिटी क्लास में 70s वाले बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेजोरिटी क्लास 70s की है। हमारी क्लास में मेजोरिटी बच्चे 80s में होते हैं। अभी मैट्रिक क्लास का जब रिसेंट रिजल्ट आया था, तो उस वक्त ज़ाहिर 9 का रिजल्ट आया था मैट्रिक में जो बच्चे हैं, तो उसमें मेजोरिटी 80s में
70s में एक दो बच्चे थे। तो हमने कहा कि एवरेज क्लास की परसेंटेज 80s में, लेकिन उसका लगे थोड़ी सारे 80s में थे, 90s में भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा, परसेंटेज से मुराद काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी एवरेज के बराबर होगी। तो बहरहाल यही सारी बातें आपके यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के पॉइंट में लिखी हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर है स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको आप इवेपोरेशन कह रहे हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी। टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल अपनी जगह बैठा रहेगा। आपके पीछे कोई जानवर नहीं लगा तो आपको भागने की क्या जरूरत है, आप चल के भी तो घर जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे पीछे आपके कोई जानवर लग गया, अब आप भागने से नीचे आएंगे ही नहीं। आप कोशिश करेंगे किसी तरीके से पत्थर मिल जाए वो उसको मार दें या कुछ भी करें, आप ज्यादा एनर्जी अपनी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो वही मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि इवेपोरेशन जब होगी तो आपके पास जो इर्द गिर्द का सराउंडिंग एरिया होगा वो भी ठंडा हो जाएगा। कूलिंग प्रोसेस का मतलब जो चीज इटसेल्फ है वो ठंडी हो जाएगी। अब ये कैसे होता है? आपके पास ये लिक्विड है, जब काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी तो उसका मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये बात पे सब इत्तेफाक करने चाहिए कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब मेरे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी ज्यादा है। वो मॉलिक्यूल्स अगर बाहर भाग गए हैं, लिक्विड को छोड़ के चले गए, तो लिक्विड इटसेल्फ ठंडा नहीं हो जाएगा? ऐसा होगा। इसकी इस तरह से एग्जांपल लें। कभी किसी ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर मिक्स लोग आते हैं, छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। फॉर एग्जांपल जहाज में अगर किसी ने सफर किया और वहाँ पर बच्चे आ जाएं, तो बच्चों ने रो रो के आपका सर पका देना होता है। बेचारे बच्चों की भी गलती नहीं है, उनको लिए भी प्रेशर जैसी चीज नहीं होती है। लेकिन जब वो रो रहे होते हैं तो आपको जो है उलझन होती है। या ऐसी ऐसी किसी खामोश एरिया में आप बैठे हो, किसी आप इवेंट में जाएं, वहां पर बच्चे इधर उधर जंगलों की तरह भाग रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। बहुत ही अजीबो गरीब माहौल हुआ हुआ होता है, बच्चों ने बनाया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही आप उनको कोई खाने की चीज दे दें या बच्चे अपने घर चले जाएं, वो इलाका आपका खामोश हो जाता है, सुनसान एरिया उसको हम कहते हैं। तो पहले जब आपके पास वहां पर बच्चे थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए उधर हरकतें भी ज्यादा हो रही थी। जैसे ही उस जगह से एरोप्लेन से बच्चे वापस लैंड हो गए और अब बच्चे बाहर हैं, आपका जो शोर मच रहा था वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में लोग बाहर चारपाई डाल के बैठते हैं और उधर पानी को छिड़क देते हैं उसके इर्द गिर्द। और अगर नहीं भी देखा तो अक्सर देखा होगा दुकानों के आगे लोग पानी छिड़क रहे होते हैं। बेसिकली वो गंदा पानी बाहर नहीं बहा रहे होते, वो पानी साफ ही होता है। और अगर गंदा भी है तो इतना साफ होता है कि आप उससे चीजें अपनी नॉर्मली धो लें, आप बस अपना मुंह हाथ नहीं धो सकते। वो पानी छिड़कने का बहाने का मेन रीजन ये होता है कि आप वहां पर पानी को इर्द गिर्द फैलाते हैं ताकि इवेपोरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी जगह है, ये मैंने अब इसको चारपाई समझ लें। ये चारपाई आपके पास पड़ी हुई है, आपने इसके इर्द गिर्द, चले एक और जगह चारपाई बना देते हैं। ये आपने इस तरीके से किसी जगह पे चारपाई रखी है, और फिर अब इर्द गिर्द में ये एरिया पानी से आपने छिड़क के गीला कर दिया। तो यहाँ पर जब पानी इवेपोरेट होगा, ये जितना भी पानी है ये इवेपोरेशन के थ्रू स्केप हो जाएगा, तो इर्द गिर्द की जो जगह है वो ठंडी हो जाएगी। इस वजह से लोग जहाँ पर भी बैठते हैं, खासतौर पे गांव देहात ऐसे इलाकों में, वहाँ पे लोग, क्योंकि एसी इतना आम नहीं होता, अब तो खैर बहुत सारे गांव भी गांव नहीं रहे, वहाँ पर भी एसी आ चुका है। लेकिन पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, तो पुराने जमाने में लोग बाहर जब बैठते थे, गर्मी होती थी, धूप पड़ी होती थी, वो उधर पानी ऐसे छिड़कते थे। जब पानी यहाँ पे छिड़क दिया, धूप पड़ रही है, मॉलिक्यूल्स आपके जमीन से कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ आपके आसमान में एवेपोरेट हो जाते हैं। तो पीछे आपके पास जो चीज रह गई, जो मॉलिक्यूल्स रह गए, वो ठंडे हो जाते हैं। इस वजह से जो यहाँ पर बैठा हुआ होगा उसे ठंडा ठंडा एसी का मजा मिल रहा होगा, वो बैठ के एसी की हवाएं ले रहा होगा। ऑल दो बेशक गर्मी हो, लेकिन नॉर्मल जगह पर जो टेम्परेचर होगा वो इस जगह पे नहीं होगा। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई एग्जाम्पल थी, इसका एक्चुअल रीजन क्या है? जब आपके काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है वो अपनी जगह छोड़ के बाहर भाग जाएंगे, तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इस बात पे सब इत्तेफाक रखते हैं।
कि आपके अगर हाई एनर्जी वाली चीज कोई बाहर चली गई तो पीछे आपके पास कम एनर्जी वाले लोग रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस साल पाकिस्तान में न्यूज चल रही थी कि 7 लाख से ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग, मुल्क से बाहर चले गए। जब पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो पीछे कम पढ़े लिखे लोग रह जाएंगे। मतलब ये नहीं जाहिल रह जाएंगे, कम पढ़े लिखे लोग। तो जो पढ़े लिखे थे जब वो चले गए तो पीछे क्या रह गया? कम पढ़े लिखे लोग रह गए। या जो पढ़े लिखे लोग अब रह गए उनकी क्वांटिटी कम हो गई। तो उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जिनके पास ज्यादा थी वो बाहर भाग गए, तो पीछे जो रहेगा उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी। और जब काइनेटिक एनर्जी कम थी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम ही होगा उनका, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस वजह से आपके पास इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्यादा है वो बाहर भाग जाते हैं और जिनकी कम होती है वो पीछे रह जाते हैं। जिनकी कम है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम होगा। इवेपोरेशन कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर लेके जाएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट पे जब सारे के सारे इवेपोरेट होते हैं उसको हम इवेपोरेशन के बजाय कहते हैं वेपराइजेशन। तो वहां पे सारे वेपराइज हो गए। तो बहरहाल ये आपके पास किताब का टॉपिक नहीं है, इजाफी मैंने बताया है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स क्या हैं वेपोरेशन के? मेन, वैसे किताब ने 3 फैक्टर्स बताए हैं, इसी पे स्टिक रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स बन सकते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि आपके पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? ग्लास में आप पानी लेते हैं, उस ग्लास में जब पानी आपने लिया है तो उसमें एरिया ग्लास का ही कैलकुलेट होगा। जो ग्लास का एरिया है वही आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आप उसी ग्लास को फर्श पे गिरा दें, अब जिस जगह पर पानी गिरा है उस जगह का एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ग्लास की जो सरफेस थी वो कम थी, उसमें आप अपना हाथ अगर डालने की कोशिश करते हो और ग्लास छोटा है तो हाथ भी नहीं जाता। लेकिन वही पानी जब आपने फर्श पे गिराया तो आप पूरे फर्श पे लेट के उस पर नहा लें तो वो पानी आपका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यहाँ पर आपके इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल ले लें, चाय अगर आप लोग पीते हैं, अक्सर लोग पीते हैं, तो चाय जल्दी ठंडी करने का तरीका क्या होता है? जो आपके प्याली होती है जिसको हम सॉसर कहते हैं, उसके अंदर आप चाय डालते हैं। अब जब कप में है तब वो गर्म है, जैसे ही आपने उसको प्याली में डाला वो ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसका एरिया बढ़ा दिया। पहले एरिया उसके पास कम था, जब एरिया बढ़ाया मॉलिक्यूल्स खुले खुले हो गए तो अब वो आराम से बाहर भी भाग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस डेस्क में अगर 5 बच्चों के बैठने की जगह है, अभी 5 बैठे हुए हैं, लेकिन यही डेस्क अगर मैं बड़ा कर दूं, तीसरा डेस्क भी मिला दूं, तो आपके पास जो पहले 5 बैठे थे, अब अगर लेट सपोज 8 की जगह हो गई तो वो 5 ही उस जगह पर बैठे लेकिन खुले बैठे हुए। तो कोई भी एग्जाम्पल आपको जो समझ आती है वो ले लें। बहरहाल ये आपके अगर एक गिलास के बराबर है, इस गिलास को आप देचकी में डाल दें बड़ी सी, तो वही सेम पानी जब फैल जाएगा तो आप देखेंगे ग्लास में पड़ा हुआ पानी वहीं पे का वहीं पड़ा हुआ था, और देचकी में डालने के बाद वो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। घर में वाइप आप करते हैं, पोछा लगाते हैं, सारी चीजें इसीलिए करते हैं कि आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो बहरहाल पहला आपके पास फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब बढ़ेगा वेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। जब पानी को आप फैलाएंगे, पानी के पास जगह ज्यादा होगी तो वेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर पानी को बंद करके एक जगह रखेंगे, बॉटल को ढक्कन बंद करके रखते हैं या ढक्कन खोल के भी रखते हैं चले, तो बॉटल में से पानी महीने भर वैसे का वैसे ही रहेगा। उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाएंगे, एल्गी वगैरह वहां पर जनरेट हो जाएगी, और दीगर बैक्टीरिया वगैरह उसमें अपना पूरा वो प्रोसेस जो इकोसिस्टम का है बना लेंगे। पीने के काबिल नहीं होगा लेकिन फिर भी पानी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वही पानी आप फर्श पे गिराते और वाइपर पकड़ के फैला देते, सरफेस एरिया बढ़ जाता, और फैलाने से वो 5 मिनट के अंदर ही पूरा पानी सूख जाता। उल्टा आप पंखा चला दें और जल्दी पानी सूख जाएगा। तो बहरहाल पंखा चलाने का जो रीजन है वो अलग है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ हुआ। तो वो अगर बाद में कभी हमारा टॉपिक आएगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी सेकंड पे आ जाए। सेकंड आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी हमने डिस्कस किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर जब आप नहीं बढ़ा रहे थे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कपड़े सुखा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में कपड़े सुखाते हैं और गर्मियों में से कपड़े सुखाते हैं। सर्दियों में देर से सूखते हैं, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का फर्क है। आपने पानी को वैसी देचकी में रखा हुआ था, वो इतना ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन वही आप चूल्हे पे रखते हैं देचकी को, और ये जो आपका टेम्परेचर है और टेम्परेचर अपना बढ़ा दें, तो आपके पास क्या होगा? पानी जब बॉईल होगा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बाहर भागना शुरू कर देंगे। वो पानी आप फॉर एग्जांपल आधा 1 घंटे के लिए खोल के टेम्परेचर बढ़ा के चले जाएं, आग नीचे जला के चले जाएं, पूरी देश की खाली हो जाएगी।
लेकिन वही आप उसको एक एक दिन रख दें चूल्हा जलाए बगैर, आपके पास देचकी में पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम तब भी होगा, इवेपोरेशन तब भी होगी, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। और लास्ट आपके पास है पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अभी हमने जिक्र किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल और साइड वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नीचे जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ऊपर वाले भी फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी समंदर में तैर रहे हैं, कोई आपको नीचे से खींचेगा तो आप हो सकता है ऊपर आ जाए, लेकिन अगर कोई ऊपर से भी दबाए, नीचे से भी खींचे, आप ऊपर जा ही नहीं सकते। अगर कभी स्विमिंग की हो और आप लोगों के साथ किसी ने ऐसी शरारत करने की कोशिश की हो, तो वहां पर आप स्विमिंग मजे से कर रहे हैं, एक आपका दोस्त आके ऊपर बैठ जाए और नीचे से एक दोस्त पकड़ के खींच ले। अब आप नीचे वहीं पानी के अंदर डुबकियां लगाते रहेंगे और आपके दोस्त फिर आपको बचा रहे होंगे। तो जब ऊपर से फोर्स अप्लाई होती है तो आप बाहर नहीं आराम से निकल सकते, लेकिन जब ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अब ये फोर्स क्लियर होनी चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान आपके पास, जैसे कि एग्जांपल आपकी किताब में दिया हुआ है कि जो आप परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम अगर मैं यहाँ पर छिड़कूं तो फौरन इवेपोरेट हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने हाथ में छिड़कें तो आपको महसूस हो, लेकिन वो फौरन थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन वही आप पानी का स्प्रे करें तो पानी आपके हाथ में बाकायदा नजर भी आएगा। तो कुछ ऐसे आपके पास लिक्विड्स होते हैं जो आराम से इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे परफ्यूम्स वगैरह, और कुछ होते हैं जो कि आराम से इवेपोरेट नहीं होते, जैसे पानी हो गया, आपका शहद हो गया, और दीगर लिक्विड्स है। तो ये सारे के सारे बहरहाल आपके पास फैक्टर्स से, और यही किताब की हद तक हम अभी बात कर रहे हैं। ऑल तो मैंने एक फैक्टर आपको वैसे ही बता दिया कि पंखे से भी इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन किताब ने ये तीन डिस्कस किए, आपने ये तीन याद करने। तो ये सिंपल सा आपकी प्रॉपर्टी थी इवेपोरेशन की। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? बेटा आप सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपके जाहिर है इससे पहले इवेपोरेशन पढ़ चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होंगे। लेकिन जैसे नाम लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, तो नाम से सारी चीजें वाज़ेह हैं कि वेपर होगा, वेपर का मतलब गैस, गैस होगी, और उसका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर आप उसको कहेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या है? लेट सपोज मेरे पास एक ये कंटेनर है जिसपे लिक्विड है। ये लिक्विड आपके पास अभी इस वक्त सारे के सारे मॉलिक्यूल इसमें ये लिक्विड्स के हैं। अब अगर तो सेम ये लिक्विड इवेपोरेट होगा, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये आपने लिक्विड अपना कंटेनर बंद कर दिया, पहले आपका ये ओपन था, अब इसको बंद कर दें। ओपन क्यों नहीं करेंगे वो बाद में बताऊंगा। अभी आपने कंटेनर में पानी या कोई भी दूसरा लिक्विड रखा, लेट सपोज पानी रखा, तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड से निकल के बाहर वेपर यानी गैस बन जाएगा। फिर एक वक्त आएगा दूसरा मॉलिक्यूल ये भी निकल के गैस बन जाएगा, और इस तरीके से बहुत सारे निकल के लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यही सारे मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड भी बन रहे होंगे। तो आपका लिक्विड से गैस में बनने का जो फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, अभी पढ़ा है। और गैस से लिक्विड में वापस बनने के फिनोमेना को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपके कंडेंसर लगा होता है फ्रिज के ऊपर, या आपके फ्रिज के अंदर भी होता है, एसी के अंदर भी होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंस करना, दबा देना, आपके जो भी गैसेस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैसेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यही चीज आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में भी यहाँ पर बनी हुई है। तो बहरहाल ये आपको याद रखना है, लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है इवेपोरेशन हो रही है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रही है। ये दोनों अगर पॉइंट क्लियर हैं, अब जब आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, फिर एक वक्त आएगा गैस वापस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, और ये जब फिनोमेना आपके इस तरीके से होता रहेगा, एक वक्त आएगा कि जितना गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जितना भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ उतनी ही आपकी गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। बिल्कुल इस तरीके से एग्जांपल लें, ये आपने अपने
लेट सपोज बाथरूम में बाल्टी भरने के लिए पानी खोला, बाल्टी में एक सुराख था जहां से पानी गिर रहा था, या चले सुराख नहीं भी था तो आप मग्गे से निकाल रहे थे बाहर। तो जो भी आप काम कर रहे थे, आपने नलके को इस तरह से खोला कि जितना पानी बाहर निकाल रहे हैं उतना ही पानी दोबारा फिल हो जाए। तो आपको ऐसा नजर आएगा कि मेरे पास लिक्विड कम ही नहीं हो रहा, मैं पानी निकाले जा रहा हूँ, मेरे पास इन्फिनाइट पानी हो गया, अब मेरी टंकी कभी खत्म ही नहीं होगी। पूरे मोहल्ले के लोगों को भी मैं यहाँ पर भेज के नहला दूं, फिर भी मेरे पास पानी खत्म नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, जहां से पानी आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट अभी ये नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है, पॉइंट ये है कि आपके पास ये एक कंटेनर है जिसमें आप जितना इनपुट दे रहे हैं अगर उतना ही आउटपुट मिल रहा है, तो आपकी उस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, और एक और भी कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब कि आपके पास अब चीज रुक गई है, और ये टर्मिनोलॉजी किताब में यूज नहीं की तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, स्टेडी स्टेट भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो आपके पास स्टेट आई है इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल एक और इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि मोटरसाइकिल पे दो लोग अलग अलग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे दोनों एक ही स्पीड में जब चलाना शुरू करते हैं तो आपस में बातें भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों को देखा होगा, सेम स्पीड पे जा रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, रास्ता पूछ लिया, कुछ भी दोस्त वगैरह जा रहे हैं आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं, पीछे जो गाड़ी वाला बेचारा है वो हॉर्न पे जाके उनको आगे करता है। तो जैसे ही एक आगे चले गया, अब दूसरा बात नहीं कर सकता। तो पहले जब वो बातें कर रहे थे तो उस वक्त उनकी जो पोजीशन थी दैट वाज इक्विलिब्रियम स्टेट, जो स्टेट था उनका दैट वाज इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे ही वो लोग एक पीछे रह गया एक आगे चले गया, तो अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर आपकी गैसेस जितनी भी हैं जब कन्वर्ट होंगी लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होंगे गैसेस में, तो एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जितने लिक्विड, जितने आपके मॉलिक्यूल्स लिक्विड के कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में, और गैस के मॉलिक्यूल्स जितने लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब यहाँ पर ना तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ना गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो होता क्या है कि आपके पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, जैसे ही लिक्विड ऊपर आने के लिए तैयार होगा, पीछे से गैस वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह पर आने के लिए तैयार होगा। अक्सर ऐसा होता है, लाइन अगर लंबी है तो बीच में कोई अगर आपकी लाइन में घुसना चाहता है तो आप फौरन उसके आगे आ जाते हैं। या और कोई एग्जांपल लें कि जैसे ही रास्ता कोई खाली हुआ गाड़ी में है, तो गाड़ी का रास्ता जैसे ही खाली हुआ तो जो पीछे वाली गाड़ी है वो उसकी जगह पर आएगी। ऑल दो कोने से और भी आना चाह रहे होंगे, लेकिन पीछे वाला क्या करेगा, स्पीड में आगे निकाल देगा। तो जब एक मॉलिक्यूल तैयार होगा बाहर गैस में कन्वर्ट होने के लिए, तो वहीं पे एक और मॉलिक्यूल तैयार होगा गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो जिस प्रेशर से, अब ये तो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन जो अब मैं बात कहने जा रहा हूँ ये ऑल तो थोड़ी सी गलत है, लेकिन क्योंकि आपको समझाने के लिए यही तरीका सही है, आपकी किताब में भी ऐसे ही बताया हुआ है। तो जब आपका लिक्विड बाहर निकलना चाह रहा होगा और आपका गैस वापस आना चाह रहा होगा, तो इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लिक्विड वाला बाहर जा नहीं सकता, गैस बन नहीं सकता, गैस वापस लिक्विड में आना चाह रहा है लेकिन लिक्विड उसको आने दे नहीं रहा। तो बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक जो है आपका इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसमें जंग छिड़ जाएगी। तो उस जंग छिड़ने को आप कहते हैं वेपर प्रेशर। दोनों के दरमियान प्रेशर होगा, यहाँ से लिक्विड उसको दबा रहा है, गैस उस लिक्विड को दबा रहा है, तो दोनों जिस प्रेशर से आपस में दबा रहे हैं एक दूसरे को, वो आपके पास कहलाता है वेपर प्रेशर। तो बेसिकली वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लिक्विड तो बेचारा मासूम सा बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर जगह ही खत्म हो गई है, सारे के सारे वेपर्स भर गए। तो वेपर अब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि ताकि लिक्विड और ऊपर ना आए। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं एक और इतनी ही तादाद और बिठा दूं, कुछ खड़े हो जाएंगे बाकी बैठ जाएंगे खाली जगह पर, लेकिन जो खड़े हुए हैं अब वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, उनको धक्का दे रहे होंगे। तो जो खड़े हुए हैं वो बेचारे धक्का दे के अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो रिवर्स उनको धक्का दे रहे हैं। तो ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस वक्त, उस प्रेशर को गैसेस की फॉर्म में है तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर सिंपल सा है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है तो जो वेपर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने ही लिक्विड के ऊपर। अब जो शुरू में मैंने कहा कि कंटेनर बंद करना पड़ेगा, वजह उसकी है कि अगर खोल दिया
तो आपके मॉलिक्यूल्स बाहर भाग जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स बाहर भाग गए तो आपके अर्थ के अंदर इतना सारा खाली जगह है। इधर मैं फॉर एग्जांपल पानी को इवेपोरेट कर दूं तो जितना भी पानी है वो एटमॉस्फेयर पे चले जाएगा, और एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद ये मॉलिक्यूल्स तो एयर के साथ मिक्स हो गए। तो इस वजह से हमें कंटेनर बंद करना पड़ता है ताकि प्रेशर पता चल जाए। और चलें कंटेनर बंद ना भी करें, प्रेशर तब भी पता चल जाएगा, लेकिन वो प्रेशर प्योर इस लिक्विड का नहीं होगा। वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पेट्रोल रखा है, तो वेपर प्रेशर पेट्रोल का नहीं मिलेगा, वो पेट्रोल प्लस एयर मिलेगा, और मुझे सिर्फ पेट्रोल का चाहिए। तो इस वजह से हमें कंटेनर बंद रखना पड़ता है। तो अब आपकी किताब में आ रही हैं ये सारी बातें, किताब में भी लिखी हुई हैं, आप अपनी किताब की डायग्राम देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर वेपराइजेशन पता चल गया। वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन बता दिया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। जब वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर तो खैर नहीं, वेपराइजेशन, जिसको हम वेपराइजेशन रेट भी कहते हैं, वेपराइजेशन रेट यानी कि जितना लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपके पास प्रॉपर अभी और जगह खाली है, वेपराइजेशन होती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बराबर हो जाएंगे, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएंगे, तो अब उस वक्त हम प्रेशर निकाल सकते हैं, वो प्रेशर जो आपके वेपर्स लिक्विड पे अप्लाई करने। तो डेफिनेशन में एक जो जुमला लिखा हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना लिक्विड बन रहा है उतना ही गैस भी आपकी मिल रही है। जब आपके लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस स्टेट को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट विद इट्स प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब अगर ये एसीटोन है तो ये एसीटोन ही होना चाहिए, अगर ये पेट्रोल है तो पेट्रोल ही होना चाहिए, इसमें कोई और चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो एयर मिक्स हो जाएगी। बहरहाल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अब वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री ज्यादा भी हो सकता है, 100 डिग्री ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बहरहाल उस टेम्परेचर पे जो भी हम कहेंगे वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बता दी, एक्सप्लेनेशन आपको समझा दी, इक्विलिब्रियम स्टेट बता दिया क्या होता है। तो बहरहाल आपके यहाँ पर जो डायग्राम है वो भी आपको मैंने एक दफा एक्सप्लेन कर दी है। अब आ जाएं इसके यूनिट पे। यूनिट आपकी प्रेशर गैसेस में जो पढ़ाई थी बहुत सारी होती हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, एटीएम भी होती है, लेकिन लिक्विड को हम मेजर करते हैं mmHg के अंदर। Hg इज द सिंबल ऑफ मर्करी। तो मर्करी का मतलब मर्करी कितना आपके पास लेवल राइज हुआ है, तो मिलीमीटर्स में हम मेजर करते हैं लेवल को, तो mmHg इज द यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अलावा हम जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कन्वर्जन एटमॉस्फेयर में भी कर सकते हैं, टॉर में भी कर सकते हैं, पास्कल्स में भी कर सकते हैं, तो इधर भी वैसा ही है। तो यूनिट जिस तरह गैसेस में पढ़ी थी वही सारी यूनिट यहाँ पर भी। अब आ जाए अपने आगे फैक्टर्स पे। वेपर प्रेशर में फैक्टर सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला तो आपके पास है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर पानी है तो पानी का जो प्रेशर अप्लाई होगा वो अलग होगा पानी के वेपर्स का, और उसी जगह पर अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर अलग होगा। उसकी जगह कोई और आप लिक्विड रख दें, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब पानी इज अ पोलर कंपाउंड, अब तक जितना बढ़ा दिया पिछला आपको रिवाइज होना चाहिए। वाटर क्या है? इट इज अ पोलर कंपाउंड। और पेट्रोल या कोई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई और आप दूसरा ले लें, इट इज अ नॉन पोलर। नॉन पोलर में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं होते, पोलर में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होते हैं। तो ये आप लोगों को पता है। लेट सपोज हम अलग अलग एग्जांपल नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं नॉन पोलर हैं और पोलर हैं। तो पोलर कंपाउंड्स जितने भी होंगे लिक्विड में, क्योंकि उनके पास पोल्स हैं, तो उनके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास कोई और लिक्विड है जिसमें पोल्स नहीं है, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी नहीं होगी। तो जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, वो कम होगी, वो आराम से बाहर आ जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे उनके वेपर प्रेशर, क्योंकि वो बाहर आराम से निकल गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जाहिर है जो आराम से बाहर निकल गया वो आराम से वापस भी तो आ सकता है। तो आपके जब
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके दरमियान कम होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। वजह उसकी क्या है कि आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। अगर फॉर एग्जांपल बहन भाई आपस में जा रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो रास्ते में चलने में जो दूसरे तीसरे लोग गुजर रहे होंगे वो साइड से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई दोस्त आपस में चल रहे हैं, जाहिर है एक दूसरे का हाथ तो पकड़ के चलते नहीं है, तो क्या होगा, बीच में से भी लोग गुजर रहे हैं। तो जहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां पर कोई और सब्सटेंस या कोई और मॉलिक्यूल आके आपको ब्रेक नहीं कर सकता। जहां पर नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा लिक्विड से। लिक्विड से जो गैस में तब्दील हो गया वो गैस से वापस लिक्विड में भी तब्दील होगा, और इस वजह से आपके वेपर प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। तो बहरहाल नेचर ऑफ लिक्विड बहुत मैटर करती है, वही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई। नेचर ऑफ लिक्विड आपके पास डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर आपका नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। पोलर लिक्विड जितने भी हैं, पोलर लिक्विड की बात हो रही है, पोल्स जिसमें जिनमें आपके एक दूसरे के पकड़ के रखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस हैं, पोलर लिक्विड के पास वेपर प्रेशर कम होता है, लो होता है। और नॉन पोलर के पास वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यही सारी बातें आपके यहाँ पर भी लिखी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हैज वेपर प्रेशर लेस देन जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल आप कोई भी ले लें, तो वो सारे के सारे उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा फैक्टर इनका है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना उसके लिए मुश्किल होगा बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा रास्ता है और दो लोग हैं, एक छोटा सा बच्चा है एक बड़ा सा शख्स है। दरवाजा छोटा सा है, जो छोटा बच्चा होगा, इसकी यूं मिसाल ले लें कि आपके घर में सोफे होंगे, सोफे के नीचे जो खाली जगह है अगर आप घुसना चाहें और वो छोटी जगह है तो आप नहीं घुस सकते, लेकिन वहीं पे कोई छोटा बच्चा घर पे अगर है या कोई आ जाए कहीं से तो वो आराम से घुस जाएगा। डाइनिंग टेबल के नीचे बच्चे बैठ जाते हैं, आप बैठ के दिखा दें नहीं बैठ सकते। तो जहाँ छोटी जगह है वहां पर छोटे मॉलिक्यूल्स आराम से निकल जाएंगे। तो छोटे मॉलिक्यूल्स, साइज का मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है वो आराम से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है वो मुश्किल से कन्वर्ट होंगे। तो यही बात आपके यहाँ पर भी बताइए। जो आसानी से बाहर निकल गए तो इसका मतलब वो वेपर प्रेशर भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वेपर प्रेशर मकसद क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट करना। अगर मेरा मॉलिक्यूल वेपर बन गया है तो वो वेपर प्रेशर अप्लाई कर देगा। अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो अब आप मरीज का इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर बने ही नहीं है, अभी आप 9 मैट्रिक क्लास में इंटर में बैठे में, आपके हाथ में कोई सर्जरी करने के लिए थोड़ी हथियार पकड़ा देगा कि आए बैठ के जरा टांके लगा दें, या इंसान को हार्ट पेशेंट है उसका जरा बाईपास कर दे। अभी तो नहीं हो सकता। लेकिन एक दफा डॉक्टर बन गए, बाहर निकल गए सिस्टम से, तो अब आप वापस काम भी कर सकते हैं। तो मकसद क्या है, पेपर बनना। तो यहाँ पर साइज छोटा होगा पेपर बन जाएगा, साइज बड़ा होगा पेपर नहीं बनेगा। जब पेपर नहीं बनेगा यानी गैस नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं अप्लाई कर सकता, अप्लाई करेगा तो बहुत कम करेगा। सेकंड आपके पास फैक्टर, ये मैंने बात बता दी है, अब इसको खुद ही आप पढ़िए, एग्जाम्पल वगैरह आसान सी है, मुश्किल नहीं है। और लास्ट आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो जाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अभी इस वक्त आपने टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो कम वेपर ऊपर जा रहे हैं। जब टेम्परेचर देंगे यानी कि नीचे आग जला देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो आपके पास जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे उसकी बेसिक एग्जांपल जो आप घरों में भी देखते हैं वो आपका है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं, खाना डालते हैं, खाना जो भी सामान है वो डालते हैं और पानी ज़ाहिर है उसमें डालते हैं। जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो जल्दी नहीं पकता। लेकिन जब आप उसको प्रेशराइज कर देते हैं और फिर उसके बाद चूल्हा जलाते हैं तो वो जल्दी खाना पकाते हैं। जब आपके वो प्रेशर नहीं अप्लाई किया था तो क्या हो रहा था, नॉर्मल वेपर्स निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया वेपर्स अंदर इकट्ठे हो गए, और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे उसकी नॉब को प्रेशर कुकर की, तो आपको वेपर्स की स्टीम बाहर निकलते हुए नजर आएगी। कभी घर पे खाना पकते हुए देखा हो तो ये सब आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आपके पास वहां पर वेपर प्रेशर क्योंकि मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है, वजह उसकी क्या है कि नॉर्मली जो टेम्परेचर दिया जाता है उससे ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर कुकर में दिया था। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर इनको मिलेगा, ये मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे लिक्विड के। लिक्विड जब कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, तो जब टेम्परेचर कम था या नहीं दिया था तो आपके मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से जा रहे थे वेपर में और उनकी तादाद कम थी।
टेम्परेचर देने के बाद ये मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा हो गई, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितने ज्यादा लोग लड़ने आ जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे एक इंसान खड़ा होगा लड़ने के लिए और पीछे 10,000 लोग खड़े हुए तो बेचारा कुचला जाएगा। लेकिन वहीं पे एक इंसान है और दूसरी तरफ जो है लाख लोग हैं, तो आपके पास वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे। तो लिक्विड के पास अगर वेपर्स कम बन रहे हैं, लिक्विड कन्वर्ट कम हो रहा है, तो आपके वेपर प्रेशर भी कम होगा। लिक्विड जब ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू गैसेस, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई होगा। ये सिंपल सा आपके पास टेम्परेचर तीसरा फैक्टर था। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हुआ है, वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी बिल्कुल ठंडा है, अभी अभी फ्रीजर से आपने निकाला है और वो पानी है, तो उस वक्त आपके पास जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो 4.58 mmHg है। और जब बिल्कुल बॉयल होने वाली सिचुएशन में आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका प्रेशर 760 mmHg बन जाता है, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहरहाल ये आपके पास सारे फैक्टर्स थे ऑफ वेपर प्रेशर। ये दूसरी प्रॉपर्टी अभी हमने क्लास में डिस्कस की है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें।